नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और इसी सीरीज़ में आज जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 65 ऑफ योर इंडियन पॉलिटी, जो कि आपकी लेटेस्ट 7th एडिशन है एम लक्ष्मीकांत सर की, जो कि मोस्ट फेवरेट मानी जाती है यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस के लिए आपके इंडियन पॉलिटी को कवर करने के लिए। ऑलराइट, तो इसी का चैप्टर नंबर 65 हम लोग आज देखेंगे। इसका मतलब पहले भी 1 से लेकर 64 चैप्टर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इन चैप्टर्स में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो या इनिशियल लेवल से ही आपको प्रिपरेशन करनी हो इस सब्जेक्ट की इंडियन पॉलिटी की, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसको आप रिफ़र कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का लेक्चर हमारा होने वाला है सीबीआई पे, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसका लोगो आप देख सकते हैं। इसका मोटो भी यहाँ पे इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी ये देखने को मिलता है हमको। इसका मोटो भी जो हम आगे देखने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं सीबीआई के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एस्टाब्लिशमेंट के बारे में, किस तरीके से इसको एस्टाब्लिश किया गया। देखिए, इनिशियली जब क्या था, इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तब ओरिजिनली एक स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट सेटअप किया गया था 1941 के अंदर। और ये क्यों किया गया था, तो इसका मेन फंक्शन इसको ये दिया गया था अंग्रेज़ सरकार के द्वारा कि भाई जो वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है, वर्ल्ड वॉर टू जो चल रहा था, हमें पता है 1939 से लेकर के 45 के बीच में देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर टू। तो 41 का ड्यूरेशन क्या था, वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन था, वर्ल्ड वॉर टू का ड्यूरेशन था। तो इसके अंदर कि भाई जितने भी ब्राइबरी के केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेशन करने का चार्जेस ये स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट को दिया गया था, जो कि 1941 के अंदर फॉर्म की गई थी। और अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, 1946 के अंदर एक और एक्ट लाया गया जिसको बोला गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि भाई ये जो डिपार्टमेंट है, इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर होम डिपार्टमेंट के अंडर ये वाला इंस्टीट्यूशन जो है उसको डाल दिया गया। और वेरियस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सिर्फ करप्शन से रिलेटेड नहीं, दूसरे जो केसेस हैं वो भी क्या किए गए, इस इंस्टीट्यूशन को दे दिए गए 1946 के अंदर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंट प्रॉपरली सीबीआई जो है वो एस्टेब्लाइज की जाती है 1963 के अंदर। तो याद रखना है, प्रॉपर सीबीआई जो है वो कब एस्टेब्लाइज की जाती है, 1963 के अंदर। सीबीआई के इनिशियल इंस्टीट्यूशन थे 1941 और 46 के, जिसको स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट कहा जाता है, जो अंग्रेजों के अंडर थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंट 1963 के अंदर प्रॉपरली सीबीआई एस्टेब्लाइज की जाती है। इनिशियली एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के थ्रू, यानी कि स्टेचुटरी बॉडी नहीं थी और अभी भी ये स्टेचुटरी बॉडी नहीं है। इसको इनिशियली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर रखा जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट है उसको मर्ज कर दिया जाता है सीबीआई के अंदर, और सीबीआई का ही एक हम बोल सकते हैं सब डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, एक डिवीज़न बना दिया जाता है। किसको, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट को। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, देखो, जो 1946 के अंदर बनाया गया था। 41 में ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट था, 46 में ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट रखा गया। और जब 1961 के अंदर सीबीआई बनाएगी, तो इसी ये 46 वाली जो इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट बोलते हैं, उसको क्या किया है, सीबीआई के अंदर मर्ज करके एक प्रॉपर हम बोल सकते हैं डिवीज़न बना दिया गया सीबीआई का। और सीबीआई की जो मिनिस्ट्री है, पहले होम अफेयर्स के अंदर थी, सीबीआई की मिनिस्ट्री चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल के अंदर किसको डाल दिया गया, सीबीआई को डाल दिया गया। तो ये हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसका मतलब कि भाई ये जो सीबीआई है, याद रखना है, ये स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, यानी कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। बट इसको अपनी सारी पावर कहाँ से मिलती है, तो हमारा जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टाब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, इस एक्ट के थ्रू क्या करती है, सीबीआई को सारी पावर दी जाती है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा देखो सीबीआई है क्या, तो सीबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देखने को मिलती है, जो अलग अलग टाइप के केसेस हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के केसेस हैं, ठीक है, इंटीग्रिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है, प्लस सीवीसी जो हमने लास्ट में बात की थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल, उनको भी असिस्ट करता है कौन, ये सीबीआई। तो इस तरीके के केसेस से क्या करता है, सीबीआई डील करता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है, कई बार हम बात करते हैं सीबीआई की और एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, तो दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। सीबीआई तो देखा हमने 1946 के अंदर एस्टेब्लिश की गई ये एक्ट के थ्रू, एक्चुअल में 1963 के अंदर बनाई गई, पर एक्ट कौन सा था जिसके थ्रू ये बनाई गई, ये वाला, यानी कि सीबीआई की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, बट ये एक्ट के थ्रू क्या है, वो अपनी पावर लेती है। तो ये चीज़ें याद रखनी। बट एनआईए की जब हम बात करते हैं तो 2008 के अंदर हमें पता है मुंबई टेरर अटैक हुआ था ताज होटल के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ऊपर। उसके बाद जो टेरर स्पेसिफिक केसेस हैं
टेरर रिलेटेड केसेस हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्पेसिफिक बॉडी बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जबकि CBI जो है वो क्या करती है, ज़्यादातर करप्शन के केसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केसेस, सीरियस ऑर्गेनाइज क्राइम के केसेस हैं, ये सारे केसेस डील करती है। जबकि टेरर के जो केसेस है वो NIA स्पेसिफिकली डील करता है, जो 2008 के अटैक के बाद बनाया गया इंस्टीट्यूशन है। तो ये भी दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस याद रखना है, ये टेररिज्म के केसेस डील करती है, ये अदर जो इकोनॉमी के अंदर स्पेशल कोई अटेंशन के केसेस होते हैं, नेशनल और स्टेट लेवल, इंटरनेशनल लेवल के इंपॉर्टेंट केसेस, तो वो ये डील करती है। कौन सी? CBI इंस्टीट्यूशन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखना है कि जो प्रोविज़न थे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के 1946 का जो एक्ट था, it does not enable the CBI to exercise its power and the jurisdiction in area in the state। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अंदर, यानी कि स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर CBI जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती इस एक्ट के तहत। भाई CBI को पावर कैसे मिलती है? ये एक्ट के तहत मिलती है, 46 का जो एक्ट था उसके थ्रू। पर ये एक्ट जो है वो CBI को, याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि स्टेट के जुरिडिक्शन के अंदर इंटरफेयर करने की पावर नहीं देता, एक्सेप्ट रेलवे, क्योंकि रेलवे तो सेंटर का है तो वो करेगी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है किसके अंडर? CBI के अंदर। वो पावर उसको कौन देता है? ये वाला एक्ट 1946 का, जिसको दिल्ली स्पेशल पावर हम बोलते हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कहते हैं। इन द अदर वर्ड, CBI का जो जुरिडिक्शन है कैन बी एक्सटेंड टू द स्टेट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बिना स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट के हम ऐसा नहीं कर सकते CBI वाले कि वो सीधा स्टेट के अंदर इंटरफेयर कर दे। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी जो टेरिटरीज़ हैं प्लस यूनियन टेरिटरी की टेरिटरी, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये भी हमको याद रखना है। तो ये थोड़ा सा एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से इसको एक सीरीज़ में एस्टेब्लाइज किया गया, वो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आता है मोटो, मिशन एंड विज़न। मोटो हमने सबसे पहली स्लाइड के अंदर ही देखा, जो इसके लोगों के अंदर भी है CBI के, क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ये इसका मेन मोटो देखने को मिलता है, याद रखना है आपको, 3 वर्ड का है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड द इंटीग्रिटी। देन हम बात करते हैं जब मिशन की, तो मिशन क्या है? तो मिशन है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, साथ ही साथ जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, अलग अलग लॉज बनाए गए, स्टेच्यूट बनाए गए, उसको फॉलो करते हुए इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करना, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन करना, जो भी ऑफेंसेस किए गए उसके लिए एक लीडरशिप प्रोवाइड करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना पुलिस अथॉरिटीज़ को। ठीक है, इंटर स्टेट जितने भी क्राइम्स होते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होते हैं, उन सभी में क्या करना? हेल्प करना। ये सभी मिशन देखने को मिलते हैं हमको किसके? CBI के। जबकि जब हम बात करते हैं विज़न की कि भाई CBI का विज़न क्या है, तो CBI का विज़न जो है किस पे बेस्ड है? मोटो और मिशन पे ही बेस्ड है। क्या है इनका विज़न? कि भाई ये फोकस करते हैं अलग अलग टाइप के करप्शन के केसेस हैं, इकोनॉमिक और वायलेंट क्राइम के जो केसेस हैं, उनको डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इफेक्टिव सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, एक प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं फॉर द सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द वेरियस लॉज एंड द कोर्ट्स के केसेस के, हेल्प करते हैं फाइटिंग द साइबर एंड द हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स। तो ये क्राइम भी इन्हीं से डील करते हैं, इनके द्वारा क्रिएट करते हैं हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट दैट एनकरेज द टीम बिल्डिंग, फ्री कम्युनिकेशन एंड द म्यूचुअल ट्रस्ट। इसके अलावा सपोर्ट करते हैं स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी, ताकि क्या किया जा सके, उनके साथ भी कोऑपरेशन किया जा सके और वो इनसे लर्न कर सकें। ठीक है, एक लीडिंग रोल प्रोवाइड करते हैं इन द वॉर अगेंस्ट द नेशनल एंड द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, नेशन के खिलाफ जो भी क्राइम किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम किए जाते हैं, उनमें भी एक इफेक्टिव लीड रोल प्ले करते हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं केसेस को। ह्यूमन राइट्स हैं, एनवायरनमेंट है, आर्ट्स है, आर्टिकिट्स हैं, हेरिटेजेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का भी इनका काम हमें देखने को मिल जाता है। डेवलप करते हैं एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और रिफॉर्म्स करते हैं लोगों के माइंड में। इसके अलावा स्ट्राइव करते हैं फॉर द एक्सीलेंस एंड द प्रोफेशनलिज्म इन ऑल द स्फीयर ऑफ द फंक्शनिंग सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन राइज टू अ हाई लेवल ऑफ द एंड्योवर एंड द अचीवमेंट। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है किसके अंदर? ऑन द विजन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम बोलते हैं CBI। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको मोटो तो पता होना चाहिए, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटीज़ एज वेल एज व्हाट वी हैव सीन। तो इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, ये इसका मेन मोटो याद रखना है। मिशन, विजन को एक बार खाली गो थ्रू हो जाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, इसके बाद करते हैं इनके कंपोजिशन की बात कि भाई कौन किस तरीके से इसके अंदर ऑफिसर्स होते हैं, किस तरीके की हायरार्की देखने को मिलती है। तो देखिए, CBI को हेड करते हैं वो होते हैं CBI के डायरेक्टर। डायरेक्टर को असिस्ट करने के लिए स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा जॉइंट डायरेक्टर्स भी होते हैं, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि DIG रैंक के ऑफिसर्स भी होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि SP रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, और दूसरे रैंक के जो पुलिस पर्सनल है वो भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं। प्लस फॉरेंसिक साइंटिस्ट है, लॉ ऑफिसर्स हैं, ये लोग भी क्या है हमको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है,
इसके अलावा जब हम बात करते हैं सीबीआई के डायरेक्टर का, ठीक है, जो कि आईजी रैंक के और पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं कई बार और डीजीपी रैंक के भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई दिल्ली स्पेस पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो है, ये एक्ट जो है वो क्या है, उनको हम बोल सकते हैं पावर प्रोवाइड करता है कि वो सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करें, ठीक है। पर जब सीवीसी एक्ट आया 2003 के अंदर, तो हुआ क्या, ये सुपरिटेंडेंट है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का, वो किसके पास देखने को मिला कि भाई it was waste with the central government and save the investigations of the offenses under the Prevention of Corruption Act of 1988। इसका मतलब ये सीवीसी एक्ट आया 2003 का, इसके बाद जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है हमारा 1988 का, उसके केसेस जो हैं वो भी क्या है सीबीआई डील करने लग गई, ठीक है। इसके अलावा जो लोकपाल है और लोकायुक्ता एक्ट है 2013 में लाया गया था, अन्ना हजारे की जो मूवमेंट थी उसके बाद, उसने क्या किया, अमेंड किया, कौन सा है 1946 का जो एक्ट है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का, उसको अमेंड किया और कुछ चेंजेस किए, किसमें, सीबीआई के कंपोजिशन में। ये क्या क्या चेंजेस थे, तो वो अगर हम देखें तो देखिए चेंजेस के अंदर सबसे पहले क्या किया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 मेंबर कमेटी। अब डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 3 मेंबर कमेटी उनकी रिकमेंडेशन पे, उनमें कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन होंगे, ठीक है, या चेयरपर्सन होंगे, फिर एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये 3 मेंबर की जो कमिटीज़ हैं वो क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उसी के बेसिस पे डायरेक्टर जो हैं वो अपॉइंट किए जाएंगे, किसके, सीबीआई के। ये चीज़ें हमें देखने को मिली 2013 में। जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता बिल आया उसने क्या किया, जो 1946 का दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है उसके अंदर चेंजेस किया, और चेंजेस करके क्या ये रिकमेंडेशन दी कि भाई डायरेक्टर को इस तरीके से क्या किया जाए, अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा देयर शैल बी और डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन भी देखने को मिलेगा, जो हेड करेगा डायरेक्टोरेट फॉर द कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ द केसेस अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट। और ये डायरेक्टर होगा, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो क्या करेगा, सीबीआई के डायरेक्टर के अंदर प्रॉपरली काम करेगा। भाई प्रोसिक्यूशन के जितने भी केसेस हैं उसके अंदर क्या होगा, एक प्रॉपर डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा जिसको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बोला जाएगा। और ये डायरेक्टर किस एक्ट के तहत होगा, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट के तहत होगा। और ये डायरेक्टर क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन के जितने भी केसेस हैं उनको हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, और ये रिपोर्ट किसको करेंगे, सीबीआई के डायरेक्टर को, क्योंकि सीबीआई के डायरेक्टर के अंडर ही ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, अपॉइंट करेगी एसपी और उससे अबोव रैंक के ऑफिसर्स को, किसके अंदर, सीबीआई के अंदर। किसकी रिकमेंडेशन से, तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एज अ चेयरपर्सन होंगे। इसके अलावा विजिलेंट कमिश्नर्स भी होंगे, सेक्रेटरी होंगे किसके, होम मिनिस्ट्री के। इसके अलावा सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के। ये कमेटी जो है वो रिकमेंडेशन देगी सीबीआई में एसपी और उससे अबो रैंकिंग के ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए, जिसमें सीवीसी क्या होंगे, एज अ चेयरमैन होंगे, याद रखना है। तो सीवीसी एज अ चेयरमैन है, तो इसके अलावा विजिलेंट कमिश्नर्स होंगे, सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के भी सेक्रेटरीज होंगे। इन कमिटीज़ के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाएगी और उसके बेस पे एसपी और अबो रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनको सीबीआई के अंदर क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो 1946 का एक्ट है जो हमने देखा, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946, इसके अंदर क्या है, कुछ अमेंडमेंट किए गए। एक अमेंडमेंट किया गया 2014 के अंदर, ठीक है। इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या चेंजेस किए गए, भाई चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द कमेटी रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। सीबीआई के लिए जो डायरेक्टर अपॉइंटमेंट करने की कमेटी थी, जो पहले क्या थी, 3 मेंबर की, प्राइम मिनिस्टर, एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अंदर थोड़े से चेंज किए गए और इसने बोला कि देयर इज़ नो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ अपोजिशन की ज़रूरत है लोकसभा के अंदर। देखिए लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम 10% सीट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो उसके जो लीडर होंगे वो एलओपी डिक्लेयर किए जाएंगे। पर उस समय अगर एलओपी 10% भी एटलीस्ट सीट ना हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो क्या होगा, तो 2014 में अमेंडमेंट करके कि भाई उसमें पीएम एलओपी नहीं होगा, उसकी जगह होगा लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पे एलओपी नहीं भी होगा तो एलओपी की जगह क्या होगा, लोकसभा में एक तो रूलिंग पार्टी और उसके बाद की जो नेक्स्ट पार्टी होगी सबसे ज़्यादा सीटें जिसके पास होगी, 10% से कम होगी तो भी चलेगा, पर उसके जो लीडर होंगे उसको क्या किया जाएगा, ये मेंबर्स की कमेटी के अंदर शामिल किया जाएगा। फिर प्राइम मिनिस्टर
लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। ये 2014 के अंदर चेंजेस किए गए। एक और चेंज किया गया 2014 के बाद 2021 के अंदर, यही एक्ट के अंदर, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर, और इसने प्रोवाइड किया फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द CBI अंडर द CVC एक्ट ऑफ 2003। कि भाई ये यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए गए कि भाई CBI के जो डायरेक्टर है ना, उनके टेन्योर को एक्सटेंशन दिया जाएगा। इनिशियली उनका 2 ईयर का टेन्योर होगा, फिर 5 साल तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। टोटल 5 साल, जिसमें ये 2 साल कवर हैं, याद रखना। 2 साल का एक बार टेन्योर हुआ, CBI का डायरेक्टर अपॉइंट किया, 2 साल तक वो रहेंगे। उसके बाद 1 ईयर 1 ईयर एट अ टाइम कर करके 3 बार उनको एक्सटेंशन दिया जा सकता है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 5 साल। तो ओवरऑल 5 साल का टेन्योर CBI के डायरेक्शन को मैक्सिमम दिया जा सकता है। और ये एक्सटेंशन जो होगा, याद रखना, ये किस इंटरेस्ट में होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए। और ये भी कमेटी रिकमेंडेशन देगी। कौन सी कमेटी? यही कमेटी प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा और CGI, यही कमेटी रिकमेंडेशन देगी। उसके बेस पे जो CBI का डायरेक्टर है उनको पहले तो 2 साल के लिए अपॉइंट किया ही जाएगा। उसके बाद अगर एक्सटेंशन देना भी है तो 1 ईयर का एक बार करके एक्सटेंशन मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का दिया जाएगा। यानी टोटल पहले 2 साल तक वो अपॉइंट होंगे, उसके बाद 1 ईयर करके 3 बार दिया जा सकता है, यानी कि टोटल 5 साल का टेन्योर CBI के डायरेक्टर का कर दिया गया 2001 के अंदर अमेंडमेंट करके। किसके अंदर? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का। तो एज ऑफ नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द CBI कैन बी 5 ईयर, बट इनिशियली फॉर द 2 ईयर एंड देन एक्सटेंशन कैन बी गिवन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, बट 1 ईयर एट अ टाइम, that too on the recommendation of this committee consisting of prime minister, leader of opposition और the chief justice of India। ठीक है, तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके के कंपोजिशन हमको देखने को मिल जाते हैं किसके अंदर, CBI के अंदर। ऑलराइट, देखिए इसके बाद जब हम बात करते हैं फंक्शन की कि भाई CBI का फंक्शन क्या है, हमें ऑलरेडी पता है भाई, इन्वेस्टिगेट करना क्या, जितने भी करप्शन, ब्राइबरी, मिसकंडक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का है उसके इन्वेस्टिगेशन करना इनका काम है। इसके अलावा और भी इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई भी इन्फ्रिजमेंट ऑफ द फिजिकल एंड द इकोनॉमिक लॉ को अगर तोड़ा है, ब्रीच किया है लॉ को, ठीक है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कुछ चोरी की जा रही है, इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ केसेस है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन से रिलेटेड केसेस हैं, ये सारे केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करता है कौन? CBI। बट जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट हैं उनसे एक बार कंसर्न किया जाता है CBI के द्वारा, फिर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के केसेस जो हैं वो क्या है, उनके द्वारा लिए जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, हर एक तरीके का यहाँ पे केसेस हैं उसके अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनसे एक बार कंसल्ट किया जाता है, उसके बाद ये सारे केसेस CBI के द्वारा हैंडल किए जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी सीरियस क्राइम्स हैं जिसके लिए नेशनल, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक रेमिफिकेशन रखता है, उसके कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइज गैंग का कोई काम है, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है जो इसमें इन्वॉल्व है, तो उसके लिए भी CBI इन्वेस्टिगेशन करता है, कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ जो कि एंटी करप्शन एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन इनका देखने को मिलता है, स्टेट पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट के केसेस हैं वो भी ले सकते हैं बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा मेंटेन करना क्राइम स्टैटिस्टिक्स एंड द डिसमिनेटिंग द क्राइम इन्फॉर्मेशन, तो क्राइम के स्टैटिस्टिक्स यानी कि नंबर्स, कितने क्राइम्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उसको मेंटेन करना भी इनका काम होता है, और क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन देना भी इनका काम हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब देखो कितने सारे अलग अलग टाइप के वर्क हैं, केसेस हैं जिसको CBI डील करता है। याद रखना, मल्टीपल केसेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इस एजेंसी को क्या बोलते हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, जो अलग अलग टाइप के केसेस जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करता है। और केसेस याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही देखने को मिलता है जुडिक्शन, तो उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके भी हो सकते हैं जिनको ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, हमको एटलीस्ट इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद इट इज़ नॉर्मली कन्फाइंड इट्स एक्टिविटी इन द एंटी करप्शन फील्ड टू offenses committed by the employees of the central government, union territory in their public sector undertaking। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर्स हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिसर्स काम करते हैं, इन सभी के लिए इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है एंटी ब्राइबरी। इसके अलावा जो मर्डर के, किडनैपिंग के, रेप के केसेस है उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, ऑन द रेफरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और व्हेन द डायरेक्टर बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट में इन्वेस्टिगेशन करनी है तो या तो स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना जरूरी है, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इनको बोला है कि भाई ये स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करो तो भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है
क्या, CBI, जो कि कहीं ना कहीं क्या करता है, इंटरपोल जो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली जो अथॉरिटी है वो है CBI। इंटरनेशनल लेवल पे किसी ने क्रिमिनल ऑफेंस किया, इंडिया से भाग के इंटरनेशनल लेवल पे चला गया तो इंटरपोल के अंडर आएगा। इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेशन कौन करेगा इंडिया लेवल पे, वो करने वाली एजेंसी है CBI। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं, देखिए प्रोविज़न फॉर द प्रायोर परमिशन, कि भाई CBI को कोई भी केसेस लेना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायोर अप्रूवल लेना पड़ेगा। कैसे केसेस के अंदर, ऐसे केसेस के अंदर जिसके अंदर एटलीस्ट जॉइंट सेक्रेटरी और उससे अबो लेवल के अधिकारी अगर इन्वॉल्व हैं, तो उसमें अगर CBI को उनके खिलाफ करप्शन का कोई भी केसेस फाइल करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन ये परमिशन को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड करार दिया गया 2014 के अंदर। 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, अगर कोई भी लीगल प्रोसीजर है, जॉइंट सेक्रेटरी हो या उससे अबो के अधिकारी हो, सीनियर ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है हमारा 1988, उसके तहत उनको क्या है, उनके खिलाफ जो है CBI इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्न लेना पड़े। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसर्न ले रहे हो, इसका मतलब इन ऑफिसर्स को क्या किया जा रहा है, स्पेशल हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो अदर थिंग से अलग है, यानी कि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का वायलेशन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने कहा था भी सेक्शन 6A है किसका, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 का, जो ग्रांट करता है कि भाई जॉइंट सेक्रेटरी और अबो रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ अगर इंक्वायरी करनी है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगी। ये एक्ट का जो सेक्शन 6A है वो क्या कर रहा है, आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा है, इसीलिए ये चीज़ें नहीं चलेगी। CBI ने ये कहा कि भाई देखो, अगर जॉइंट सेक्रेटरी हो या उससे ऊपर के सेक्रेटरी हो, किसी भी लेवल के सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो या कैबिनेट सेक्रेटरी हो, इनके खिलाफ अगर ब्राइबरी की कंप्लेंट्स आई है तो CBI उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें क्लैरिफाई कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में। ये चीज़ें याद रखनी, और ये भी याद रखना सेक्शन 6A है किसका, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 का, जो क्या करता है, इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा था जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के अधिकारियों को, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ें नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी। तो अभी के सिनारियों में ये है कि भाई ये हो जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबो के रैंक हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है CBI के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया, ऑलराइट। तो ये प्रायर परमिशन वाला एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो, जब हम बात करते हैं CBI वर्सेस स्टेट पुलिस की, तो देखिए जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, ठीक है, इसके थ्रू ये जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और ये एक्ट के थ्रू बनाई गई थी जो 1946 का था। बाद में क्या किया गया, 1963 के अंदर जब CBI बनाई गई तो CBI के एक डिवीज़न के फॉर्म में ये वाले इंस्टीट्यूशन को ले लिया गया। तो ये सब क्या करते हैं, सप्लीमेंट्री करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक सप्लीमेंट्री रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कंकरेंट इंक्वायरी भी इनकी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा गाइड भी करते हैं ये स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, इसके अलावा अलॉन्ग विद द स्टेट पुलिस फोर्सेज, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो है इंजॉय द कंकरेंट पावर हो गया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946। तो इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट CBI दोनों मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बट ये डुप्लीकेशन ना हो, इसके लिए क्या है, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बनाए गए ताकि स्टेट पुलिस है या CBI है, दोनों के हम बोल सकते हैं जुरिस्डिक्शन में ओवरलैप ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया है, कुछ ऐसी गाइडलाइन दी गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बनाया गया है। क्या कि भाई ये जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है वो कौन से केसेस लेगा जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और इनके एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होंगे, वो यही लेगा। जबकि स्टेट पुलिस है वो क्या करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इन्वॉल्व होंगे, वो वही केसेस लेने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, सेल ऑल्सो टेक अप द केसेस अगेंस्ट द एम्प्लॉय ऑफ द PSU, जो किसके अंडर आ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, वो केसेस भी ये लेगा। तो ये एक प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइन बनाई गई भाई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो CBI है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट जो यानी कि गवर्नमेंट की कंपनियां जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आ रही है उसकी केसेस देखेगा, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उसकी केसेस जो हैं वो स्टेट पुलिस देखेगी। इसको क्लैरिफाई किया गया ताकि दोनों के जुरिडिक्शन में ओवरलैपिंग ना देखी जा सके और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज़ हमको पता होनी चाहिए भाई दोनों के क्राइटेरिया अलग है, दोनों का जुरिडिक्शन अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। ऑलराइट,
तो ये था ओवरऑल आपका चैप्टर नंबर 65, जिसका टाइटल था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच वॉज CBI। याद रखना ये एक स्टेचूटरी बॉडी नहीं है जो दिल्ली स्पेशल एस्टैब्लिशमेंट पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उसके तहत इसको पावर मिलती है कि ये अपनी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कैरी आउट कर सकता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने CBI वर्सेस स्टेट पुलिस, प्रायर परमिशन का क्राइटेरिया, इनके फंक्शन, कंपोजिशन, मोटो मिशन और इनके एस्टैब्लिशमेंट की बात डिटेल में की। ऑलराइट, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करके कमेंट करेंगे, मैं उतना ही जल्दी ये सीरीज़ को कंप्लीट करूँगा। हम ऑलरेडी 65 चैप्टर्स तक तो देख ही चुके हैं। आने वाले कुछ लेक्चर्स के अंदर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 20 के समथिंग चैप्टर्स हैं, उसको भी हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।